हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। तो हम पंचवर्षीय योजना से संबंधित जितने भी प्रश्न एवं तथ्य बनेंगे उसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकार अगले 5 वर्षों के लिए आमदनी और खर्च की योजना बनाती थी। इन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बजट को 2 भागों में बांटा जाता था। पहला गैर योजना बजट और दूसरा योजना बजट। गैर योजना बजट सालाना दिनों दिन मदों पर खर्च किया जाता था और योजना बजट को पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर खर्च किया जाता था। वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजना की अवधारणाओं पर आधारित था। पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा विनियमित करने का कार्य योजना आयोग द्वारा किया जाता था। वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। ध्यान रखेंगे, योजना आयोग अब नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित हो चुका है और जो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसका उपाध्यक्ष सुमन बेरी है तथा सीईओ वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम है। चलिए शुरू करते हैं आज का जो पहला टॉपिक यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका कि कार्यकाल 1951 से 56 तक हो जाएगा। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। यह योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेरोल्ड डोमर मॉडल में कहा गया था कि आर्थिक विकास के लिए निवेश एक महत्वपूर्ण तत्व है, यानी कि अगर अर्थव्यवस्था का विकास करना है तो निवेश बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और ये निवेश भारतीय भी कर सकते हैं और विदेशी भी कर सकते हैं। देखिए, निवेश क्यों जरूरी है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अगर निवेश आएगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा, क्योंकि जब इंडस्ट्री के पास पैसा होगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और उस प्रोडक्शन को हम विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि भारतीयों का अर्थव्यवस्था में तरक्की होगी। तो यही कारण था हेरोल्ड डोमर मॉडल का। इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस योजना की जो लक्षित वृद्धि दर थी वो 2.1% थी, जबकि इसका जो प्राप्त विकास दर था वो 3.6% रही। यानी हम कह सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो सफल रही। अगला देखते हैं कि इसमें जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में शुरू की गई थी, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा योजना तथा अनेक सिंचाई परियोजना जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि शुरू की गई थी। अगर हम बात करें भाखड़ा नांगल परियोजना तो इसे सतलज नदी पर बनाया गया, ये पंजाब में है। और ब्यास नदी परियोजना जो है ब्यास नदी पर बनाया गया था और इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों राज्यों को लाभ पहुँचता है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी परियोजना है, जिससे कि झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य लाभान्वित होते हैं। जो दामोदर नदी पर है इसे बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 इसका कार्यकाल था। यह योजना जो है वो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अच्छा, PC महालनोबिस जो है वो भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। PC महालनोबिस का मॉडल था और इसमें कहा गया था कि रोजगार से उपभोक्ता वस्तुओं के इस्तेमाल में बढ़ावा होगा और देश तरक्की करेगा। अगर रोजगार ज़्यादा होगा तो लोगों के पास पैसा होगा, जिससे कि वे अधिक वस्तुएं कंज्यूम कर पाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता वस्तुओं के इस्तेमाल में वृद्धि होगी, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास होगा। और इसी परियोजना के अंतर्गत भारी उद्योग को भी प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों आदि की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात संयंत्र है जो किन देशों के सहयोग से स्थापित किए गए, कब स्थापित किए गए और कहाँ स्थापित किए गए थे। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो राउरकेला स्टील प्लांट 1959 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया
और वर्ष 1959 में ही भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिलों में रूसी सहयोग से की गई थी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना वर्ष 1962 में यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई। एक और स्टील प्लांट है बोकारो स्टील प्लांट, झारखंड में 1964 में रूसी सहयोग से स्थापित किया गया था। इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो लक्षित वृद्धि दर थी वो 4.5% थी और इसका जो वास्तविक विकास दर था वो 4.27% रही। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह योजना जो है वो सफल नहीं हो पाई। चलिए बढ़ते हैं अगले पंचवर्षीय योजना के तरफ। अगला पंचवर्षीय योजना है तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका की कार्यकाल 1961 से 66 तक रहा और इस योजना में कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। यानी कि इस योजना में भी कृषि पर ध्यान दिया गया था। यह योजना सुब्रमण्यम चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर आधारित मानी जाती है। इस योजना में लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर केवल 2.4% रही। यानी कि ये योजना बुरी तरह से विफल रही थी। इस योजना की विफलता के पीछे कई कारण रही थी। इस योजना की विफलता के प्रमुख कारण अगर कहें तो भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और वर्ष 1966-65 में लगभग सूखा का आ जाना, ये सभी कारण रहा था इन योजनाओं का विफल रहने का। इसकी विफलता का कारण सरकार को वर्ष 1966 से 1969 तक जो है योजना अवकाश घोषणा करनी पड़ी थी इस योजना के विफलता के कारण। इन्हीं सब कारणों से तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है सफल नहीं हो पाई। अच्छा, इसे विशेष तौर पर आपको याद रखना ये है कि प्रथम योजना अवकाश कब से कब तक किया गया। कई बार जो है प्रश्न बनते हैं और कई बार प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 1966 से 69 तक के जो समय रहा उसमें उसे ही प्रथम योजना अवकाश कहा जाता। आइए बढ़ते हैं और जान लेते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जिसका कि जो कार्यकाल रहा वो रहा 1969 से 74। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। इस योजना में गॉडगिल फार्मूला का आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर जोर दिया गया। जो गॉडगिल फार्मूला है इसे डी.आर. गॉडगिल के द्वारा पेश किया गया था। वर्ष 1919 पांचवें वित्त आयोग डी.आर. गॉडगिल फार्मूले के तहत 3 राज्यों जैसे असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष श्रेणी के राज्यों का दर्जा दिया गया। गॉडगिल फार्मूले के तहत विशेष श्रेणी के राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो संसाधन बच जाते उन्हें 60% जनसंख्या के आधार पर, 25% राज्य के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, 7.5% राजकोषीय प्रदर्शन के आधार पर और 7.5% इन राज्यों की विशेष परिस्थितियों के आधार पर वितरित किया जाता है। यह योजना अशोक रुद्र एवं एलन एस मान्य द्वारा तैयार ओपन कंसल्टेंसी मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया और हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलग द्वारा की गई। इसे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। कई दफ़ा एग्जाम का यह अंश बन चुका है कि हरित क्रांति की शुरुआत कितने ईस्वी में हुई है, हरित क्रांति के जो विश्व में जनक हैं वो कौन है, तो इसको विशेष तौर पर आप याद रखेंगे। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व जो है वो एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा किया गया। इसमें वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी हम कह सकते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत ही 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर जो थी वो
3.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर जो है वो 3.6% रही, अर्थात ये योजना सफल नहीं हो पाई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली पंचवर्षीय योजना की ओर। अगली पंचवर्षीय योजना है 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कि कार्यकाल 1974 से 1978 है। यानी कि ये योजना 4 वर्ष तक लागू रहा और 5वें वर्ष इसे खारिज कर दिया गया। जिसके द्वारा किया गया था ये हम आगे पढ़ेंगे। इसने रोजगार बढ़ाने तथा गरीबी हटाने पर जोर दिया। यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें रोजगार को बढ़ाने तथा गरीब को हटाने पर ज़्यादा बल दिया। इस योजना में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम, काम के बदले अनाज तथा अंत्योदय योजना का प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखेंगे एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अंत्योदय योजना जो है वो कब लागू किया गया था, तो आपका जो जवाब रहेगा वो 1977-78 होना चाहिए। अंत्योदय योजना अर्थात जो अंत में है उसका उदय करना अंत्योदय कहलाता है। अंत में कौन है? गरीब है। यानी कि गरीबों के विकास के लिए, गरीबों के उदय के लिए शुरू की गई जो योजना थी वही अंत्योदय योजना 1977-78 में क्या की गई थी। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि यह एक अंत्योदय योजना है और एक दूसरा अंत्योदय अन्य योजना है। तो अंत्योदय योजना जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 1977-78 में प्रारंभ की गई थी, लेकिन जो दूसरा अंत्योदय अन्य योजना है जिसका कि शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को की गई थी। इस योजना में वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था। तो उस समय पे जो 1978 की शुरुआत में मोरारजी देसाई की सरकार बनी और मोरारजी देसाई की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया था, जिसका कि लक्षित विकास दर 4.4% था और वास्तविक विकास दर जो है 4.8% रही। तो कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि यह योजना सफल रही थी। और इसके बाद घोषित की गई द्वितीय योजना अवकाश। तो द्वितीय योजना अवकाश जो है वो 1978 से 80 के बीच रखा गया था। आप ये भी विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और नई 6ठी पंचवर्षीय योजना पेश की। बदले में 1980 में इंदिरा गांधी के फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। अनवरत योजना से तात्पर्य क्या है? देख लीजिए कि अनवरत योजना से तात्पर्य है ऐसी योजना से जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। तो ये अनवरत योजना है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा होगा। और आज का जो हम प्रश्न रखे हैं, अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा तो आपको कहीं ना कहीं इस प्रश्न का जवाब आ गया होगा समझ में। तो आज का जो प्रश्न है वो विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जगदीश चंद्र बोस और सर आइजक न्यूटन। तो आपका क्या जवाब है? आप इस जवाब को कमेंट में ज़रूर पिन करेंगे, पर हो सके तो उसके बारे में डिटेल लिखें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।